हाँ, तो बच्चों देखो इनकी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। और फिर इसके लिए लिखा है, देखो आपको इसका हिस्ट्री समझना कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब से कब तक राज किया और कैसे किया, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी पर लगभग 190 सालों तक क्या किया, रूल किया। रूल, और यहाँ पे लिखा है, इन्होंने ईयर भी लिखा 1757 से 1947 तक। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो 190 ईयर्स तक इन्होंने हमारे ऊपर मतलब रूल किया। ठीक है? इसके बाद इन्होंने बोला कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए, कैसे उन्होंने 190 सालों तक हमारे ऊपर राज किया, इसका थोड़ा-सा हिस्ट्री। इसने बोला वास्को डिगामा जो है 1498 में इंडिया आया था। ठीक है? कलकत्ता में इन्होंने अपना जो है वो ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट किया था। ठीक है? ये कह रहे हैं कि ये यूरोप से आए थे, वास्को डिगामा जो थे यूरोप से आए थे और यूरोप की कॉस्ट पे ये इंडिया के अंदर आए थे। मतलब यूरोप ने इनको पैसा दिया कि आप इंडिया में जाओ। ठीक है? अब ये क्यों आए थे इंडिया में? क्योंकि हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा मेन जाना जाता था मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे इस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, ये एक पूरी ट्रेडिंग यूनिट थी, मतलब प्योरली एक ट्रेडिंग यूनिट थी। क्या किया इन्होंने, ये इंडिया में आए और इंडिया से मसाले जो है वो ट्रेड करने लगे। ठीक है? इस ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने बनाया? 1600 एडी में जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट, इन दोनों ने मिलकर के इसे बनाया था और ये साउथ और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में एस्टैब्लिश थी। ठीक है? व्हाट वाज़ द अट्रैक्शन फॉर ब्रिटिशर्स और यूरोपियन इन इस मतलब ये बता रहा है कि इंडिया आने का सबसे मेन मकसद ब्रिटिशर्स का और यूरोपियंस का क्या रहा? हमारे यहाँ के जो स्पाइसेस थे वो थे। ठीक है? क्योंकि ये क्या करता है, मीट को काफ़ी लंबे समय तक अच्छा रखता है और उन उन कंट्रीज़ में मीट ज़्यादा चलता था। तो इन्होंने कहा ब्रिटिशर्स की एंट्री कब हुई? ये ब्रिटिशर्स सूरत के पोर्ट से इंडिया के अंदर आए थे 24 अगस्त 1608 में। ठीक है? किस पर्पज़ से आए थे? फॉर ट्रेड, यानी ये ट्रेड करना चाहते थे हमारे स्पाइसेस को, मसालों को। लेकिन 7 साल के बाद, यानी 1608 से लेके 7 साल के बाद 1615 एडी में इनको गॉट फॉर्मन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत अंडर द लीडरशिप ऑफ सर थॉमस रॉय। इन्होंने 1615 एडी में ये इंडिया में इन्होंने सूरत में अपना एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया सर थॉमस रॉय की लीडरशिप में। ठीक है? पहले ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन इनको फिर राइट मिल गया कि ये अब इंडिया में अपना बिज़नेस कर सकते हैं, तो इन्होंने सूरत में अपना एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर दिया सर थॉमस रॉय की लीडरशिप में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको यहाँ पे एक ये वर्ड लिखा है, मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा था, ये क्या विजयनगर एम्पायर कुछ करके लिखा है, हाँ। तो बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी जो परमिशन थी वो विजयनगर एम्पायर में भी इनको परमिशन मिल गई और इन्होंने सेकंड कंपनी मद्रास में स्टार्ट की। ठीक है? एक विजयनगर एम्पायर होगा मद्रास में, कहीं चल रहा होगा साम्राज्य, वहाँ पे इनको परमिशन मिल गई और उन्होंने मद्रास में अपनी दूसरी कंपनी जो है वो स्टार्ट कर दी। फिर लिखा है इक्लिप्स्ड अदर सिमिलर कंपनीज ऑन द लैंड गोज इन द इंक्रीजेस इन द ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में ट्रेड बढ़ाने के लिए इन्होंने और ऐसी ही कुछ कंपनीज और स्टार्ट की। ठीक है? तो ये अभी तक थोड़ा-सा हिस्ट्री था अभी इसका, रुको और चीज़ें भी हैं काफ़ी सारी इसमें। इन्होंने ना फिर मैम ने इनका छोटा-सा मैप बनाया, इधर देखो आपको ये मैप दिख रहा होगा। ये इंडिया के सबसे नीचे वाले हिस्से का मैप है। मुझे ये तो समझ नहीं आता कि मेरा थोड़ा-सा हिस्ट्री और जीके जो है ना, मतलब पॉलिटिक्स जो है ना, ये वाला ज्योग्राफी, ये पूरा वीक है। तो मुझे थोड़ा-सा ये मैप तो दिखा, ये वाला नीचे वाला हिस्सा करके हमारे मैप का वी शेप। तो इसने बोला हमारे इंडिया में जो कोस्टल रीजन है, जहाँ पे समुद्री इलाके हैं, जहाँ पे पोर्ट्स एस्टेब्लिश कर सकते थे हम लोग, बॉम्बे हुआ, कलकत्ता हुआ और मद्रास हुआ। ये आपको दिख रहा होगा, ये मद्रास इधर वाली साइड, बॉम्बे इधर है, कलकत्ता इधर वाली साइड है। तो ब्रिटिशर्स जो थे, ये इनके ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, जहाँ से वो मसालों को यहाँ से यूरोप में भेजा करते थे। ठीक है? और इन्होंने यहाँ पे अपनी इंग्लिश कम्युनिटी डेवलप कर दी, मतलब गोरे लोग लेकर के आ गए यहाँ पे। ठीक है? और इनके 3 प्रेसिडेंसी टूर्स थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये वाली चीज़ें। दिख रही है आपको? ठीक है? और ये ट्रेड क्या करते थे? ये किन-किन चीज़ों की ट्रेड करते थे? काफ़ी सारी चीज़ों की ट्रेड करते थे, मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, ओपीएम पता नहीं क्या है। सिल्क है, एक तो सिल्क की ट्रेड करते थे, अच्छा ये ड्रग है? हो सकता है हमारे यहाँ पे, मैंने तो सुना ही नहीं है। पता नहीं किसको बोलते हैं, हो सकता है। एक सिल्क, एक तो सिल्क, ठीक है? एक इंडिगो का डाई जो हम लोगों ने पढ़ा था, टी हमारे यहाँ पे अच्छा होता है, कॉटन। ये सब चीज़ें हमारे इंडिया से ये लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है?
इंडिया से यूरोपियन कंट्री को भेजा करते थे। ठीक है? तो ये इन्होंने बताया कि ये मेन इनके जो रॉ मटेरियल थे जो इंडिया से ये लोग ले जाते थे। ठीक है? इनका ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ होने लगा, तो इनको लगा कि यहाँ पे यहाँ के जो किंगडम्स हैं, यहाँ के जो साम्राज्य हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ का इन उनका इतना अच्छा राज नहीं चलता, वो बहुत वीक हैं, उनके पास इतनी पावर्स नहीं है, ठीक है? तो वो चाहते थे कि जितने भी रिसोर्सेज़ इस कंट्री में हैं, उन सब के ऊपर इनका राइट आ जाए। तो 1750 में इन्होंने देखा कि इन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरवेंशन किया, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स के पास जो उस टाइम का हमारा पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स था वो थोड़ा गड़बड़ा गया था 1750 में। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पैसा था, ठीक है? तो उन्होंने जो उनका ट्रेडर बन कर के इंडिया में आने की इच्छा थी, उनको उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म करके रूलर रूलर में वो कन्वर्ट हो गए। मतलब वो लोग अब रूल करने लगे हमारी कंट्री पे। इतना पैसा था, इतना पैसा खर्च किया कि वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गए। पॉलिटिक्स में एंटर होने के बाद वो हमारी कंट्री के ऊपर रूल करने लगे। ये बात है लगभग 1757 की, जब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में वॉर हुआ, ठीक है? और ये वॉर जो है रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। इसको बैटल ऑफ प्लेसी के नाम से जाना जाता है, 1757 में हुआ था, ठीक है? तो तब से 1757 से जैसे ये दौला जो भी थे इन इन ये हार गए, तब से ये जो इनका ट्रेडर्स थे, ये ट्रेडर्स टर्न हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी ये लोग अब हमारे ऊपर राज करने लगे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके और है ना ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके एंटर हुए और इसके बाद ये ट्रेडर्स टर्न हो गए रूलर्स पार्टी में। अब ये हमारे ऊपर रूल करने लगे। तो आपको थोड़ा-सा इसका बेसिक समझ आया कि क्या-क्या इसमें लिखा था? इसके बाद हम लोग आते हैं एक और चीज़ इन्होंने लिखा था और थोड़ा-सा और हिस्ट्री बाकी है इसमें, छोटी-सी हिस्ट्री बाकी है। देखिए, फिर उन्होंने कहा 1857 में सिपॉय मुतनी पता नहीं क्या कुछ करके है ऐसा कुछ। ये फर्स्ट वॉर था उनका फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस का। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने क्राउन रूल को रिप्लेस कर दिया और ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश राज हमारे इंडिया में आ गया। और ये एंड हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे माना जाता है जिसे। तो लगभग आप देखोगे 190 सालों तक इन्होंने 1857 से लेकर के 1947 तक 190 ईयर्स तक हमारे ऊपर रूल किया। ठीक है? अब यहाँ तक तो बात हुई हमारी पूरी, यहाँ तक बात हुई हिस्ट्री की कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए, कैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया। तो आपके मन में ये डाउट तो निकल गया होगा थोड़ा-थोड़ा सा कि भई कैसे वो लोग इंडिया में आए और किस तरीके से उन्हें इंडिया को अपना सेंट्रली सारे रिसोर्सेज़ को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है? अब बात आती है हमारे चैप्टर की। तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? जो चैप्टर नंबर 1 था इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा, अब तो आपको पढ़ा हुआ भी है तो आपको थोड़ा समझ आएगा। तो मैम ने लिख दिया आप क्या-क्या पढ़ोगे यहाँ पे। आप पढ़ोगे एक तो इंडियन इकोनॉमी के फीचर, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ कर के गए, एक सिंगल नेशन में, और इसमें से 2 एनिमी नेशंस निकल कर के आया, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है? तब हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? और इंडिया की इकोनॉमी में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा था? तो आप देखोगे बैकवर्ड एग्रीकल्चर था हमारा। इंडिया की इंडस्ट्रीज़ कैसी थी? कोई बेसिक इंडस्ट्री नहीं थी हमारे पास। इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था? अंडर डेवलप्ड था, यानी कम डेवलप था। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? कोई स्पेशल इम्प्रूवमेंट नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर में जब ये लोग छोड़ कर के गए। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या थी? ये पॉपुलेशन से रिलेटेड बात थी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में, ये हमने पढ़ी है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? यहाँ पे वर्किंग फोर्स जो एंगेज है अलग-अलग सेक्टर्स में, हमने वो देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। और पार्टीशन इंडिया की जो हमने 2 हो गए थे, पाकिस्तान और इंडिया, ये। आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी की इंडिकेटर है, जो हमें ये बताएगी कि 1947 के बाद इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है? और इसके अलावा नीचे लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज़ आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। एंड वेल स्टडी ऑफ ईच ऑफ दीज़ वन बाय वन, हमको एक-एक करके इन सबको पढ़ना है। हाउ आर द फैक्टर्स बिहेविंग व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस, मतलब ये सारे फैक्टर्स किस तरीके से काम काम कर रहे थे जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ करके गए। क्या-क्या रीज़न थे जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड थी और काफ़ी सारे सेक्टर्स जो थे वो अंडर डेवलप्ड थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में आनी चाहिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो ये मैम ने पूरा पहले इसका हिस्ट्री बताया, फिर ये बताया क्या-क्या पढ़ रहे हैं, और इसके जस्ट बाद अब आता है हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो यहाँ से लेके जो हमने पढ़ा ना वो स्टार्ट हो गया।
ठीक है? तो इसमें भी मैम ने थोड़ा-सा डेटा यूज़ किया है, मैं आपको कहूँगा डेटा इतना सारा याद नहीं होगा। वो एक टीचर हैं और आई थिंक वो बहुत अच्छे टीचर हैं क्योंकि उन्होंने इतना सारा मटीरियल निकाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काफ़ी सारी उन्होंने रिसर्च भी की होगी इस चीज़ के लिए और ऑब्वियस वो लोग पढ़ाते हैं तो उनके पास ये सारा जो डेटा पड़ा है ना उन्होंने इतनी मेहनत करके इस डेटा को बनाया है। तो आप मान के चलो हो सकता है आपकी यूनिट टेस्ट में दे दे रिद्धि, बाकी इतनी सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती विद ईयर्स। बट उनका पढ़ाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्या-क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है। हमने पढ़ा था इंडिया के एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन, हमने पढ़ा था कि इंडिया के जो फार्मर्स थे वो केवल इतनी खेती-बाड़ी किया करते थे जिससे कि वो सेल्फ कंजम्पशन कर सकें। यहाँ लिखा था प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर बार्टर एक्सचेंज, यानी जो फार्मर्स थे वो केवल सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते थे या बार्टर एक्सचेंज के लिए करते थे। जैसे मेरे खेत में गेहूँ हो गया तो मुझे किसी से राइस लेना है तो गेहूँ देकर के राइस ले ले, ठीक है? ऐसा। तो ये सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन हम लोगों का एक इंडिया की एग्रीकल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमने पढ़ा था हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों। हम प्रोडक्टिविटी आपको पता है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे कितना आउटपुट होता है, ये हमने राइस और व्हीट का देखा था 660 और आई थिंक 595 समथिंग कुछ केजीज था, ठीक है? हमारे पास वो डेटा था लेकिन मैम ने वो डेटा नहीं लिया, ठीक है? उसकी हमें इतनी नीड नहीं है। इन्होंने क्या लिखा ज़रा देखिए। हमारे पास ओल्ड मेथड्स थे प्रोडक्शन के, प्रोडक्टिविटी की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, कोई फर्टिलाइज़र्स नहीं थे, ना ही हम क्रॉप को रोटेट कर रहे थे, ठीक है? एक बार जिस आपको पता होगा कि अगर आपने एक बार अगर किसी ज़मीन पे कोई चीज़ उगा दी, तो उसके बाद आपको ना उसमें बार-बार क्रॉप को रोटेट करना पड़ेगा। कुछ टाइम तक गेहूँ उगा दिया, कुछ टाइम तक फिर चावल उगा दिया, इससे फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है? तो ये ऐसे कोई सिस्टम नहीं थे उस टाइम पे। तो ये बता रहा है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, हमारा जो एग्रीकल्चर था वो मोस्टली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे पास कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे, सिंचाई के प्रॉपर्ली साधन नहीं थे, मतलब पानी नहीं हुआ करता था, ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे, ठीक है? कैनल्स वगैरह उन्होंने जो है वो स्टार्ट नहीं करवाई थी। फिर है लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशनशिप, यहाँ पे जो टिलर्स थे वो ओनर्स थे लैंड के और इसने बोला जो टिलर्स थे वो रियल ओनर नहीं थे। उनको गवर्नमेंट ने ओनर बना दिया था और गवर्नमेंट उनसे पैसा वसूल किया करती थी। और टिलर्स को आपने पढ़ा था कि टिलर्स जितना चाहे उतना पैसा फार्मर से यानी सॉरी, सॉरी ओनर्स ऑफ द लैंड वर नॉट टिलर्स, हाँ, यहाँ पे लिखा है टिलर्स यानी जो खेती करते थे वो ओनर्स नहीं थे। ओनर्स गवर्नमेंट ने किसको बनाया था? ज़मींदार्स को। ज़मींदार जितना पैसा चाहे उतना टिलर्स ऑफ द सॉइल से वसूल किया करते थे। मतलब जो टिलर्स होते थे, फार्मर लोग, उनसे जितना चाहे उतना पैसा वसूल किया करते थे। वो रियल ओनर नहीं थे, बस उनसे काम करवाया जाता था एज़ अ लेबरर, ठीक है? इसके बाद आप देखोगे 1 सेकंड यार। इसके बाद इन्होंने लिखा लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था? तो हमने तो ज़मींदारी सिस्टम पढ़ा है, मैम ने 2 सिस्टम और लिखा है, एक तो है महालवारी सिस्टम पता नहीं क्या लिखा है और एक है रियोत्तावारी सिस्टम। ये दोनों सिस्टम आपके पास नहीं थे, ठीक है? तो अभी हमने ये सिस्टम नहीं पढ़े, अब हम लोग देख लेते हैं तीनों सिस्टम्स में क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ। आपको दिखेगा ये जो हमारा ज़मींदारी सिस्टम था, इन्होंने बोला इसे लॉर्ड विलियम्स ये लेकर के आए थे 1793 में और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में सबसे ज़्यादा था और इसको किस चीज़ के नाम से जाना जाता था? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ही इसकी ज़मींदारी सिस्टम की जो बात बात थी, ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में लिखी हुई थी। ठीक है? और स्पेशल इसमें स्पेशल चीज़ क्या थी? स्पेशल राइट क्या थे? देखो स्पेशल राइट सारे पढ़ेंगे हम लोग। ओनर्स जो थे, वो ज़मींदार लोग इसके ओनर थे। मतलब ज़मीनों के ओनर्स गवर्नमेंट ने ज़मींदारों को डिक्लेयर कर दिया कि भई ज़मींदार ओनर होंगे और आपको पता है कि ओनर्स वो ज़मींदार से एक फ़िक्स रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट लिया करती थी और उनको जो ज़मींदार थे, उनको राइट था कि वो जितना चाहे उतना पैसा टिलर से वसूल सकते थे। ठीक है? अब ये बोलते थे वेरी हाई रेट्स ऑफ लगान, लगान की बहुत ज़्यादा रेट्स वो लोग चार्ज किया करते थे। फार्मर्स के पास कोई फूट नहीं बचता था क्योंकि इतना पैसा वसूल करते थे। मैंने आपको बताया भी था कि जो टिलर्स के पास जितनी भी क्रॉप होती थी, क्रॉप की शेयरिंग में तो पार्टिसिपेशन करते थे ज़मींदार्स, बट कॉस्ट में पार्टिसिपेशन नहीं करते थे। तो फार्मर्स के पास उनको कॉस्ट भी बियर करना पड़ता पहले खेती करने के लिए, फिर जो उनका आउटपुट होता, उस आउटपुट में से भी वो ब्रिटिशर्स को दे देते, समझे? तो इस तरीके से फार्मर्स के पास कुछ फूड बचता ही नहीं था। इकोनॉमिकली वीक होते जा रहे थे, फिज़िकली वीक होते जा रहे थे हमारे जो फार्मर्स थे वो। और
इसके बाद लिखा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ये बोलता है लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज थे यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे ज़मींदार थे। एक्सप्लॉइटिव सिस्टम था ये, और ये फार्मर से टाइम टाइम पे जो है वो लिया करते थे, आउटपुट में शेयर लिया करते थे, यानी गिफ्ट लिया करते थे। तो ये ज़मींदारी सिस्टम था हमारा पूरा। इसके बाद था एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको। हाँ जी। इसके बाद जो हमारा है वो है महालवारी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था, एक-एक को पढ़ते हैं। इसको विलियम बेंटिक ने जो है वो ये लेकर के आए थे। 1833 में ये सिस्टम हमारे इंडिया में आया, और ये सेंट्रल प्रोविनेंस में आया था, जिसमें ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाली बात बता रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न जैसे आगरा और पंजाब, और ये एक पता नहीं क्या लिखा है यार ये, ओध करके कुछ लिखा है। ठीक है? अच्छा, इस सिस्टम के क्या वो थे, एंटायर सिस्टम था। यहाँ ये बोलता है एक पूरे विलेज, पूरे गाँव को इन्होंने एक पूरा सिस्टम बना रखा था, उसको पूरा एक यूनिट बोला करते थे ये। इसमें गाँव का जो हेड होता था, है ना? उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि कितना पैसा वसूल करना है और डिपॉज़िट करवाना है, रेवेन्यू लोगों से लेकर के गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करवाना है। यहाँ पे ओनरशिप कलेक्टिव और सोशल हुआ करती थी, मतलब ओनर्स तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, लेकिन उन्होंने साथ में अपॉइंट किसको कर दिया? एक विलेज का कोई हेडमैन अपॉइंट कर दिया, जो सारे विलेज का सारा पैसा लेकर के देगा उनको, ठीक है? डिपॉज़िट करवा के आएगा उनके पास। तो ये वाला सिस्टम इस महालवारी सिस्टम में था। फिर है र्योत्यावरी सिस्टम। इसको थॉमस मुनरो ऐसा कुछ करके कुछ लिखा है, वो लेकर के आए थे 1820 में, और ये मद्रास, बॉम्बे, आसाम और कोर्क करके कोई एरिया होगा, वहाँ पे चला था। इसमें ओनरशिप राइट जो थे, वो फार्मर के पास थे, ठीक है? फार्मर को ओनरशिप राइट दे दिए लैंड के। कोई इंटरमीडिएटरीज़ नहीं था। गवर्नमेंट और फार्मर का रिलेशन था डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, मतलब गवर्नमेंट क्या कहती थी, तुम खेती-बाड़ी करो और टैक्स दे दो सीधा, तुमने जो जो भी तुम्हारा आउटपुट हुआ उसमें। अब कितना टैक्स दे दो? देखो जी, इसने टैक्स का रेट भी बताया भाई, 50% तो है ड्राई लैंड, अगर कोई सूखी ज़मीन है तो उसपे 50% टैक्स लगेगा, और जिस पे आप इरिगेटेड लैंड है तो उसपे 60% टैक्स लगेगा। इस तरीके से ये सिस्टम जो है वो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का और फार्मर्स का। ठीक है? तो हमारे आज के लेसन में सिर्फ़ हमें मैंने इतना ही डिस्कस किया, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, बाकी के बच्चों को और भी क्लासेस लेनी होती है। तो आज की क्लास में सिर्फ़ इतना सा, ठीक है बच्चों? बाकी कल और डिस्कस करेंगे इसी को आगे, जो मैम ने इसके समझाया था। ठीक है?